स्वागत आप सबों का फिर से हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे वीडियो को आप जो है बहुत संख्या में लोग देख रहे हैं, तो फिर से आपका धन्यवाद। चलिए आज देखते हैं हमारा टॉपिक जो होगा फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर होगा। फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होता है? तो हम लोग इसके बारे में आज डिटेल में देखेंगे कि राजनीतिक जो है हमारा जब भी जो है हम कभी भी अपना विदेश नीति बनाते हैं, तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? जब भी हम विदेश नीति को अपना जब स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, तो किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? उसी विषय में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं विदेश नीति। अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन नीति, फॉरेन पॉलिसी। तो इसी बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे-कैसे जो सरकारें जो है इन चीज़ों को ध्यान रखती है, किन बातों का ध्यान रखती है, इसी बात को हम लोग आज देखेंगे। विदेश नीति। अक्सर आपने जो है न्यूज़ में सुना होगा कि हमारी विदेश नीति जो है कितना जो है सहज रूप से दिखाता है, हमारे देश को जो है बताता है कि हमारी विदेश नीति कितनी जो है बेहतरीन तरीके से जो है ना सेट की जाती है। अक्सर ये तारीफ़ें आप मीडिया में सुने होंगे। तो किन-किन बातों का ध्यान रखती है जिसकी वजह से जो है मीडिया में हमारा जो है जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत चर्चा में रहता है। तो चलिए उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखा जाता है, जो नेहरू जी के दौरान जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नेहरू जी, उस दौर में जो है एक पॉलिसी लाया गया था जिसको बोलते हैं पंचशील का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं पंचशील का सिद्धांत। तो एक होता है पंचशील प्रिंसिपल, पंचशील थ्योरीज कह लीजिए। तो ये सिद्धांत सबसे पहले जो है नेहरू जी के दौर में दिया गया था। पंचशील सिद्धांत क्या होता है? तो 5 चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है। जब भी हम फॉरेन पॉलिसीज को बनाते हैं, विदेश नीति को बनाते हैं, तो इन 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। इसी को कहते हैं पंचशील सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत। अब देखिए इसमें दरअसल किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहला बात जो हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं वो होता है परस्पर सम्मान। हम क्या करते हैं जब भी किसी फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश से हम क्या करते हैं जुड़ते हैं, जब भी किसी देश से हमें जुड़ना होता है तो सबसे पहला ध्यान हम रखते हैं कि हम क्या करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उस देश का सम्मान करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम क्या रखते हैं बात ध्यान में, तो परस्पर सम्मान की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले पॉलिसीज में शामिल करते हैं, परस्पर सम्मान की बात करते हैं। दूसरी बातों का जो ध्यान रखते हैं उसमें हम कभी भी आपसी जो है ना गैर आक्रामकता की बात नहीं करेंगे, कभी भी जो हम आक्रामक नहीं होंगे किसी भी देश के प्रति। तो सबसे दूसरे चीज का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे कि हम आक्रामक नहीं होंगे किसी भी कंट्री के प्रति, जो है ना अग्रेसिव नहीं होंगे, अटैकिंग मूड पे नहीं होंगे। तो दूसरा बात जो यहाँ ध्यान में रखा जाता है, आक्रामक हम नहीं होंगे किसी भी कंट्री से। जब हम उनसे जो वार्ता करते हैं या जो है ना उनसे विदेश नीति को सेट करते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि हम उनसे क्या नहीं करेंगे, तो आक्रामक नहीं होंगे उस कंट्री के प्रति। तीसरे बात का ध्यान में रखा जाता है कि हम कभी भी किसी भी देश के साथ जब पॉलिसी सेट करते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि हम उस देश के साथ उसके घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उस देश के साथ घरेलू मामलों में क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो घरेलू मामले में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है और साथ ही साथ हम ध्यान रखते हैं तो उनके साथ समानता का व्यवहार रखें, समानता की बातचीत करें। जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप इसमें चौथे नंबर पे मान लीजिए कि समानता की बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे समानता के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज और ध्यान रखा जाता है कि हम आपस में लाभ का भी तो बात करेंगे। अगर हम संबंध बनाते हैं किसी भी देश के साथ तो हमारा लाभ क्या है आपस में, एक दूसरे का लाभ का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे कह लीजिए समानता और प्लस आप लाभ, आपस में एक दूसरे का लाभ भी तो देखना है। किसी देश के साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी हम पर्सपेक्टिव से ही उसके साथ रिलेशन बना रहे हैं। इसका मतलब लाभ तो जरूर देख रहे हैं, निश्चित रूप से लाभ देखना है, लेकिन किसी का नुकसान पहुंचा के नहीं। हम आपस में एक दूसरे कंट्री के साथ लाभ तो कमाएंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे नुकसान एक दूसरे का नहीं पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ जिस भी देश के साथ हम रिलेशन बनाएंगे उसमें एक चीजों का और भी ध्यान में रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि उसके साथ हम जो अस्तित्व बनाएंगे शांति के साथ, शांति के साथ क्या करेंगे, सह अस्तित्व की बात करेंगे। तो यहां पे इन 5 बातों का ध्यान बेसिकली रखा जाता है।
तो ये जो पहला सिद्धांत हम लेके चलते हैं फॉरेन पॉलिसी में पंचशील का सिद्धांत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और आज भी हमारे पॉलिसीज को जब सेट किया जाता है तो इसको ध्यान में रखा ही जाता है। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि पंचशील का सिद्धांत को हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं। तो पहला पक्ष आपने समझ लिया। अब दूसरी बातों को समझते हैं। एक होता है गुट निरपेक्ष का जो है सिद्धांत, वो क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पे दूसरा जो बात यहां पे आप जो समझेंगे वो है कि हम जब किसी भी देश के साथ संबंध बनाते हैं तो उसमें जो बातों का ध्यान रखा जाता है वो ये कि हम उनके साथ क्या करेंगे, तो गुट निरपेक्ष का संबंध को स्थापित करेंगे। वो क्या होता है तो समझते हैं इसको। गुट निरपेक्ष, शायद आपने ये शब्द को सुना हो, वैसे अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं नन अलाइनमेंट। अब ये दरअसल क्या होता है, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है, ये कंसेप्ट आया था, ये भी नेहरू जी के दौर में ही आया था। तो हम लोग बोलेंगे गुट निरपेक्ष क्या होता है, तो आपको बहुत सिंपल संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करें कि गुट निरपेक्ष का सिद्धांत इसलिए लाया गया था क्योंकि आपको याद होगा वर्ल्ड वार, हमारे आप सुनेंगे वर्ल्ड वार के बारे में, विश्व युद्ध के बारे में सुने होंगे, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में सुने होंगे। इसके बारे में कभी हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब जाके इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बेसिकली आपको ये पॉइंट समझाने के लिए हमको ये आपको बातें समझा रहे हैं कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो वर्ल्ड वार सेकेंड में दो गुट बना था। वर्ल्ड वार सेकेंड में दो गुट बना था, जिसमें से पहले गुट का नाम था, आप देखेंगे तो एक गुट में शामिल जो था वो यूएस था, यानी कि अमेरिका था। एक जो है यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर का मतलब वर्तमान का रसिया मान लीजिए। और इसी के साथ यहाँ पे इंग्लैंड हुआ करता था, इंग्लैंड के साथ यहाँ पे पोलैंड हुआ करता था, पोलैंड के साथ आप मान लीजिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे फ्रांस हुआ करता था। ये सारे कंट्री एक गुट में हुआ करते थे। दूसरे गुट में जो थे वो इटली हुआ करता था, एक जो है यहाँ पे जर्मनी था, और जर्मनी के साथ यहाँ पे जापान था, इसके साथ स्पेन था। ये सारे कंट्री दो गुट बना था उस दौर में। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे कि वर्ल्ड वार सेकेंड क्यों हुआ था, इसके पीछे का क्या कारण था, इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी बेसिकली क्या है, हमें इसको समझने के लिए ये बातें देखनी है। तो यहाँ पे दो गुट था, एक गुट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए गुट ए, ये गुट बी। तो एक गुट में अमेरिका था, यूएसएसआर जो वर्तमान का जो है रसिया जिसको कहते हैं, 15 देशों का सम्मेलन को हम लोग कहते हैं यहाँ पे यूएसएसआर, जो वर्तमान में विखंडित हो गया है। 1990 के दौर में ये टूट गया था, अब वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। अब इंग्लैंड था, पोलैंड था और फ्रांस था, ये दो गुट हुआ करते थे। अब इन दो गुटों में हमें बेसिकली ध्यान क्या रखना है, इन दो गुटों में क्या था, युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध हुआ तो फाइनली जो यहाँ पे जीता, फाइनली जो यहाँ पे जीता वो जीतने वाला देश था, ये आप देख रहे हैं यूएसएसआर या यूएसए देख लीजिए, ये वाला गुट जो है जीता फाइनली विश्व युद्ध को, और हारना पड़ा था जर्मनी जैसे देशों को, हारना पड़ा था। तो यहाँ पे जब ये हारा तो यहाँ पे दो शक्तियां जो है उभर के सामने आई थी, एक यूएसएसआर के रूप में, एक यूएसएसआर के रूप में, और दूसरा जो है यहाँ पे अमेरिका के रूप में। तो ये दो कंट्री जो है, यहाँ पे दो कंट्री ने क्या किया, पूरे दुनिया में जो है ना अपना परचम लहराया, और इसीलिए पूरे दुनिया में दो गुट बना। दो गुट बना, एक गुट में था अमेरिका और दूसरा गुट बन गया जो है यहाँ पे रूस, जिसको कहते हैं वर्तमान में यूएसएसआर कह लीजिए। तो ये दो गुट बना जो पहले एक साथ हुआ करते थे, बाद में 1945 में जो फाइनली युद्ध समाप्त हुआ, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो यहाँ पे दो महाशक्ति जो आपस में जो है, जो पहले साथ हुआ करती थी, यहां से अलग हो गई थी। मैं इसके बारे में फिर से कह रहा हूं, बहुत डिटेल में वीडियो बना के आपको क्लियर करूंगा ये सारे कंसेप्ट क्या थे। अगर मैं उस पर चर्चा करूंगा तो शायद हम इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे फाइनली युद्ध को जीता यूएसएसआर और यूएसए जैसे कंट्री ने, और फाइनली जो हार हुआ जर्मनी जैसे देशों का। तो यहाँ पे दो गुट बना, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। अब इस गुट में दो देश बन चुका था, अब पूरा दुनिया दो भागों में बट गया था, एक यूएसएसआर का गुट था और दूसरा अमेरिका का गुट था। अब भारत के सामने चुनौती था कि वो किस गुट में जाए वो। पहले इनके पास दिक्कतें ये थी कि पूरे दुनिया में जो है कोई ना कोई गुट में वो शामिल हो ही रहा था। अब भारत के सामने चुनौती था कि वो किस गुट में शामिल हो। तो भारत से जब पूछा गया कि वो किस गुट से शामिल होंगे, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया, नेहरू जी के जो है कार्यकाल में ये कंसेप्ट आया कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे।
ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि यदि वो किसी गुट में शामिल होते, यदि किसी गुट में शामिल होते तो बाकी देशों से उनको दुश्मनी करना पड़ता या दुश्मनी हो जाती उनसे। इसीलिए उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, हम किसी भी गुट में जाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा गुट नाराज होगा हमसे, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और आज भी हमारे देश में जब फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं तो हम गुट निरपेक्षता को ध्यान में रख के चलते हैं। हम किसी भी गुट में नहीं है, दुनिया अलग अलग गुट में भले ही बढ़ जाए, हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। यानी कि या तो हम सबके साथ हैं या तो किसी के साथ नहीं है। तो इस वाले कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं। फाइनली इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। दुनिया कितना भी गुट बना ले, अगर जो है हमें किसी दूसरे देशों से हमें तोड़ता हो तो हम वैसे गुट में शामिल होने से बचेंगे। तो इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, यानी कि नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत। तो सेकंड कंसेप्ट को आपने समझ लिया होगा कि जब भी हम फॉरेन पॉलिसीज को सेट करते हैं तो गुट निरपेक्ष की बात करते हैं, हम कभी किसी गुट में शामिल नहीं होते हैं। जो हम ऐसे गुट में शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो किसी दूसरे देशों से हमें तोड़ता हो। तो आप उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। थर्ड कंसेप्ट इसमें क्या आता है? इसमें एक जो कंसेप्ट आता है, उसमें तीसरे जो हम लोग कंसेप्ट को कहते हैं उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुजराल कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या है? तो जब भी हम फॉरेन पॉलिसीज को बनाते हैं तो ये तीसरे बात का भी ध्यान में रखते हैं कि इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल। यानी कि ये जो है ये सिद्धांत हमें क्या समझाता है? आपको पता होगा 1996 के दौरान क्या था हमारे यहाँ पे, उस समय जो तत्कालीन पीएम हुआ करते थे वो जो अटल बिहारी वाजपेयी, हालांकि उस समय बहुत राजनीति में हमारा उथल पुथल चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और बाद में जो है फिर एचडी देवेगौड़ा साहब आए थे। उसके उसी समय ये विदेश मंत्री हुआ करते थे, हमारे जो गुजराल साहब हैं वो विदेश मंत्री हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम से रखा गया है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल कह लीजिए, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल। तो यहां पे ये जो प्रिंसिपल आया था, यानी कि ये सिद्धांत आया था, तो इसी के नाम से आया था कि ये जो सिद्धांत आया था डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल, यानी कि इंद्र कुमार गुजराल, उनके जो है ना, उनका जो पूरा नाम है इंद्र कुमार गुजराल, इन्हीं के नाम से ये सिद्धांत आया था। तो इस दौर में राजनीति में हमारे यहाँ पे हमने जैसा कि बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है यहाँ पे पीएम हुआ करते थे, बाद में जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है ना एचडी देवेगौड़ा साहब आए थे। तो यहाँ पे इनके बाद जो है ये बाद में, हालांकि जो ये यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल हैं वापस से पीएम बने थे, लेकिन जो है कुछ समय के लिए। तो इस दौर ये विदेश मंत्री हुआ करते थे, गुजराल साहब जो यहाँ पे थे, तो यहाँ पे ये विदेश मंत्री थे। और विदेश मंत्री के हाथ में होता है विदेश पॉलिसी कैसे सेट करेंगे, विदेशी नीति को कैसे बनाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी अंततः उनके हाथ में होती है। तो गुजराल साहब उस समय थे विदेश मंत्री थे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही थी। अटल जी आए, उस समय पीएम थे, एचडी देवेगौड़ा आए, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे बाद में ये पीएम बने थे। तो इस दौरान एक कंसेप्ट दिया गया था कि हम कभी भी, हम इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लें आप, कि हम कभी भी जब भी किसी भी देश के साथ, वैसे बेसिकली क्या है, हम उस नीति पंचशील के नीति को अपना रहे हैं, गुट निरपेक्षता की नीति को अपना रहे हैं, और इस नीति को भी अपना के चलते हैं कि हम हमारे आपस में जितने सारे देश हैं, हमारे पड़ोसी जितने सारे देश हैं, उनको जो है बिना किसी लाभ से हम सहायता करेंगे, बिना किसी लाभ को देखे जब भी जरूरत पड़े उनका हम सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि क्या उनसे लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, हम उनका जो है ना प्राथमिक रूप से क्या करेंगे, उनका जो है ना ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, यानी कि उसका नर्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पे पड़ोसी देशों को बिना स्वार्थ के, ध्यान रहे, पड़ोसी देशों का बिना स्वार्थ को देखे हम क्या करेंगे, इनका सहायता करेंगे। तो पड़ोसी देशों का, तो हम इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा नेपाल जैसे देशों का हम सहायता करते रहते हैं, जो है यहाँ पे आप देखेंगे भूटान जैसे देशों का सहायता करते रहते हैं, बांग्लादेश जैसे देशों का सहायता करते रहते हैं, या फिर आप देख लें तो हमारे म्यांमार हो गया, या फिर आप देख लीजिए इधर श्रीलंका जैसे देश हो गया। तो हम इन सारे देशों का अक्सर जो है क्या करते हैं, यहाँ पे सहायता करने का प्रयास करते हैं। वो किस सिद्धांत से हो रहा है, तो इसी सिद्धांत से हम लोग करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल, जिसको कहते हैं गुजराल साहब जो ये सिद्धांत को दिए थे, इंद्र कुमार गुजराल, उसी के सिद्धांतों को हम आज भी लेके चलते हैं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। एक अंतिम पॉइंट इसमें हम समझ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। ये क्या है?
तो अंतिम सिद्धांत जो हमारा होगा, जिसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक थ्योरी। अब ये क्या होता है? इसको हम लोग बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे यहां पे पहली बार परमाणु परीक्षण जो हुआ था, यानी कि ये परमाणु से रिलेटेड बातचीत है, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं परमाणु नाभिकीय। वैसे हिंदी में अगर हिंदी शब्द यूज करेंगे आप, नाभिकीय सिद्धांत। अब इसमें हमने क्या ध्यान रखा था कि इस सिद्धांत के माध्यम से सबसे पहले तो आपको बता दें, हमारे यहां पे जो परमाणु बम बना था, वो सबसे पहला जो परीक्षण हुआ था 1974 में इंदिरा जी के दौरान, ये सबसे पहला परीक्षण हुआ था। सेकेंड परीक्षण जो हुआ था 1998 में हुआ था अटल जी के शासन में। तो ये फाइनली जब हुआ, तो ये जब हमारा जो है परीक्षण सफल हुआ, तो हमने डिसाइड किया, हमने एक सिद्धांत साथ साथ में यहां पे जोड़ा कि हम कभी भी किसी भी देश के साथ, कोई भी देश के, चाहे कोई भी देश हो, उसके साथ क्या करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे परमाणु बम से। हम कभी भी परमाणु हथियार से हम कभी भी पहले वो कंट्री नहीं होंगे जिसने किसी पे अटैक किया हो। जब किसी दूसरे देश ने हम पे अटैक किया हो, तो हम बदले में क्या करेंगे, फिर वापस से उस पे हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। सबसे पहले हम कभी भी एक्शन नहीं करेंगे। तो इस प्रिंसिपल में हमने सीखा, जो है ना, एटॉमिक थ्योरी से हमने सीखा कि कोई भी देश हम पे हमला करता है तभी जाके हम हमला करेंगे, वरना हम कभी भी परमाणु जो है बमों का या परमाणु जो है जैसे हथियारों का कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। कभी तो कोई सामने वाला कंट्री करेगा तो बदले में हम क्या करेंगे, वरना नहीं। तो इस सिद्धांत से हमें ये समझाता है, ये सिद्धांत हमें समझाता है कि कभी भी हमें पहले किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करना है। और इन सारे कंसेप्ट को लेकर क्या करता है, पूरा भारत चलता है। तो हमने जितने सारे कंसेप्ट को बताया, इसी कंसेप्ट को आप पूरा समाहित करके आप देखिए, पूरा जोड़ के देखिएगा, तो इसी सारे कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, लेके चलने का प्रयास करते हैं। और यही हमारी विदेश नीति है। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारा जो विदेश नीति है कितना ज्यादा, आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके से सेट किया गया है और पूरा दुनिया इसका मिसाल देता है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में।